कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल पढ़ा, रीतिकाल पढ़ा, उनकी थ्योरी पढ़ी, उनके एमसीक्यू करे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। दोस्तों, हम आधुनिक काल में पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे। भारतेंदु युग, द्वितीय युग, द्वितीय उपरांत युग, छायावाद, प्रगतिवाद, छायावाद के बाद का युग, नई कविता, प्रगतिवाद, ये जितने भी आते हैं क्रम वाइज पहले हम सबकी थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम सबके एक साथ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1850 के उपरांत मानी जाती है, या इसे गद्य कहें या भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है, क्यों इसका नाम आधुनिक काल पड़ा। ठीक है, आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना गया है। इस काल में हिंदी कविता पहली बार मध्यकालीन बधी बधाएं काव्य विषयों नियमों को लाकर समाजोन्मुख हुई थी। अब देखिए इसको मतलब 1857 जिस समय हमारी पहली क्रांति हुई थी उस समय इसका आरंभ हुआ था। और पहली बार हिंदी कविता में ये एक नई विचारधारा को हो या एक नया आंदोलन को हो आई थी। उस समय पहले क्या होता था, इससे पहले सिर्फ पद्य में ही साहित्य लिखा जाता था। ठीक है, पद्य में ही कविताएं वगैरह लिखी जाती थी, पद्य में ही सब कुछ लिखा जाता था। लेकिन भारतेंदु युग से साहित्य में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया, पद्य में भी साहित्य लिखा जाने लगा। ठीक है, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ गद्य में लिखा जाता था। ठीक है, अब देखिए आधुनिक काल के अन्य नाम। आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता को ध्यान में रखकर आचार्य शुक्ल ने इसका नाम गद्य काल रखा। परंतु गद्य काल कहने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें काव्य रचना हुई नहीं है। ठीक है, मतलब गद्य कहने में ऐसा लग रहा है जैसे इस युग से पद्य की रचना नहीं हुई या काव्य की रचना नहीं हुई, ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की गई थी। ठीक है, जबकि काव्य रचना की दृष्टि काल अत्यंत समृद्ध है। ऐसी स्थिति में यह नामकरण एकांकी प्रतीत होता है, अथवा विद्वानों ने इसे आधुनिक काल कहना अत्यधिक उपयुक्त माना। मतलब अगर हम गद्य काल कहें तो ऐसा लग रहा है कि सुनने में जैसे इसमें पद्य की रचनाएं नहीं हुई हैं, है ना, सिर्फ थ्योरी बेसिस लिखा गया है, कविता के बेस पे कुछ नहीं लिखा गया है। तो विद्वानों ने इसमें क्या, उनको ऐसा लगा कि पक्षपातपूर्ण है, तो उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया, आधुनिक काल नाम दे दिया। इस काल के विभिन्न नाम भी दिए गए हैं। इस काल को कुछ विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं। देखिए जैसे गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा है, आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा है। ठीक है, ध्यान रखें दो लोगों ने आधुनिक काल का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आगे देखिए, वस्तुतः आधुनिक काल को दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। हम आधुनिक काल को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक है आधुनिक काल पद्य भाग, जिसे हम कविता कहते हैं, आधुनिक काल गद्य भाग, जिसे हम थ्योरी बेसिस पे पढ़ते हैं। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है, गद्य भाग है। ठीक है, अगर इसी में अगर कविता पे लिखा जाता तो वो पद्य होता। भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 को पुनर्जागरण काल भी कहा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण राष्ट्रीयता, देश प्रेम, स्वदेशी भावना इस काल की मुख्य काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। सामाजिक जो इस काल में जो लिखा जाता था या इस काल को भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता था। और इस काल में जो लिखने के लिए जो मेन या थॉट थे, जिनको उद्देश्य मानकर ही लिखते थे, वो था राष्ट्रीयता, देश प्रेम और स्वदेशी भावना। सामाजिक चेतना के जन जागरण के लिए बाल विवाह, विधवा विवाह, नारी शिक्षा, छुआछूत, वर्णाश्रम, धर्म की संकीर्णता विषय पर कविताएं लिखी गई। अब पद्य में भी लिखा गया। पद्य में किस पे लिखा गया, सामाजिक चेतना, समाज को जगाने के लिए किस पे लिखा गया था, बाल विवाह, जन जागरण, विधवा विवाह, नारी शिक्षा, छुआछूत, वर्ण आश्रम, संकीर्णता, इन सब पर क्या लिखी गई थी, लोगों को जागरूक करने के लिए कविताएं लिखी गई थी। और साथ ही साथ विदेशी वस्तु के बहिष्कार के पर भी लिखा गया था। और अंग्रेजों के शोषण दमन वो जो कर रहे थे उस पर भी क्या करा था, लेखकों ने अपने लेख के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी थी। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक सुधार विषयों के साथ ही परंपरागत
भक्ति श्रृंगार और भक्ति के संबंध विषयों पर कविताएं भी हुई। हास्य व्यंग और समस्या पूर्ति जैसी नई काव्य शैलियाँ भी विकसित हुई। ऐसा नहीं था कि इन्होंने पूरी तरीके से जो आदिकाल या रीतिकाल से चला आ रहा है उस चीज़ को छोड़ दिया। इन्होंने उस चीज़ को लेकर भी परंपरागत तरीके से भक्ति और श्रृंगार प्रकृति के विषय पर भी कविताएं लिखी, लेकिन नई शैली में भी कविताएं लिखी। नई शैली में कौन सी कविताएं लिखी? हास्य व्यंग और समस्या पूर्ति जैसी कविताएं लिखी। इस काल में यद्यपि खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, किंतु काव्य रचना में ब्रज भाषा का ही आधिपत्य रहा। काव्य रूप में भी मुक्तक काव्य ही लिखा गया। इस काल में क्या था? पद्य गद्य तो किस में लिखा जा रहा था? खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या कर रही थी? अपने मतलब काव्य भाषा बनने के प्रयास हो रही थी, क्योंकि गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। लेकिन पद्य काव्य रचनाएं अभी भी ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। और दूसरी बात, मुक्तक काव्य ही लिखे जाते थे पद्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पद्य में भारतेंदु युग में भी पद्य मुक्तक काव्य में ही लिखे जाते थे। भारतेंदु युग कविता के क्षेत्र में आधुनिक प्रभावों को ग्रहण करने के बावजूद रीतिकालीन काव्य परंपरा में सर्वथा मुक्त नहीं हो सका, चाहे वह काव्य विषय हो या काव्य भाषा। वस्तुतः भारतेंदु युग हिंदी कविता का संक्रमण युग है। इस दृष्टि से इस युग को कवियों ने प्राचीन और नवीन समन्वय का माध्यम मार्ग माना है। भारतेंदु युग नई विचारधारा था उसको तो अपना रहा था, लेकिन वो जो परंपरा चली आ रही थी उसे भी नहीं छोड़ पा रहा था। तो इसलिए इसे विद्वानों ने क्या कहा? संक्रमण काल कहा। और नए और प्राचीन काल का क्या समन्वय का क्या मतलब दो पीढ़ियों को जोड़कर रखे। जैसे आप लोग समझ सकते हैं मतलब एक फॉर एग्जाम्पल, हम वो पीढ़ी है जो हमारे पास जो हमारे माता पिता हों या हमारे दादा दादी हैं वो हैं, और एक पीढ़ी हमारे आगे ऐसी भी है जो आधुनिक है। मतलब उनका रहन सहन हमारे समझ में नहीं आता है, और जो हमसे पीछे हैं उनका भी नहीं आता है। हम क्या है ना, हम मतलब बीच की कड़ी को जोड़ने वाले एक बन गए हैं। वैसे ही क्या था उस टाइम पे भारतेंदु युग में था। ठीक है, उन्हें दो चीज़ों को मिलाकर क्या था? समन्वय करने की कोशिश करी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में भारतेंदु युग के काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? भारतेंदु युग के काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो प्राचीन और नवीन चीज़ को क्या करते? समन्वय करते थे। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे, कहीं भी जोड़ नहीं जान पड़ता था। उनके जो हाथों में पकड़कर नवीन भी प्राचीन की एक विकसित रूप जान पड़ता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उन्हें पुरानी और नई चीज़ों को ऐसे जोड़ा कि मतलब जो नई चीज़ है वो पुराने में, और पुरानी चीज़ जो नई चीज़ है लग नहीं रहा था कि दोनों चीज़ों आपस में समन्वय करके जोड़ी हुई हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उन्होंने चीज़ों को संभाला हुआ था। भारतेंदु को हिंदी के आधुनिक काल का तथा हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अब हिंदी कविता की रीतिकालीन परिवेश से मुक्त कर आधुनिक साँचे में डाला, नई काव्य प्रवृत्तियों का विकास किया और हिंदी गद्य की तमाम विधाओं को सूत्रपात भी किया। भारतेंदु जी ने कविता के साथ साथ नाटक, निबंध, आलोचना आदि अनेक गद्य विधाओं पर भी लेखनी चलाई है। अब भारतेंदु जी ने कविताएं लिखी, कविताओं के साथ साथ नाटक, निबंध, आलोचना और गद्य भी लिखा है। ठीक है, अब प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं भारतेंदु के काल की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाम आएगा। प्रेम और इनकी रचनाएं याद रखिएगा दोस्तों: प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, वर्षा विनोद, आदि 70 रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, ऐसी इनकी 70 रचनाएं हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपको 4-5 रचनाएं बताई गई हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, ये भी क्या हैं? भारतेंदु युग के हैं। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला। प्रताप नारायण मिश्र, ये भी क्या है? भारतेंदु युग के हैं। लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन लहर। ठीक है, आगे देखिए। जगमोहन सिंह, प्रेम संपातलिका, श्यामलता, श्यामा सरोजनी। अंबिका दत्त व्यास, 5250, सुकवि सतसई, हो होरी। राधा कृष्ण, भारत बारहमास, देश दशा। ठीक है, और अब भारतेंदु युग की युगीन की काव्य प्रवृत्तियाँ, वो किस चीज़ को लेकर लिखते थे? आपको मैंने पहले भी बताया है। राष्ट्रीयता की भावना, समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, भक्ति चित्रण, हास्य व्यंग की प्रधानता, समस्या पूर्ति, ब्रजभाषा का काव्य के रूप में प्रयोग। ठीक है, ये क्या करते थे? इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कविताएं लिखते थे। ठीक है।
है। आप देखिए दोस्तों, द्विवेदी युगीन काव्य। द्विवेदी युग का काव्य माना की समय सीमा माना जाता है 1900 से 1920। अब इसका नाम क्यों पड़ा ये भी जान लें। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी दो नाम हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिए, जो द्विवेदी युग पड़ा है वो हजारी प्रसाद के नाम से नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है। ठीक है। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर प्रतिष्ठित द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा गया है। द्विवेदी युग को क्या कहा गया है? जागरण सुधार काल भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि द्विवेदी युग को और किस नाम से जाना जाता है? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग कई दृष्टियों से नवीन कविता का युग है। हम इसे नवीन कविता का युग भी कह सकते हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा और नए नए विषयों पर काव्य रचना इस युग की उपलब्धि है। जो खड़ी बोली थी वो द्विवेदी युग आने तक क्या हो चुकी थी? हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक कवियों के लिए नवीन मार्ग प्रस्तुत किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ध्यान रखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन करा है द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन 1903 से 1920 तक करा। और अब आजकल सन भी पूछ रहे हैं कि इसका संपादन कब से कब तक किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी ने करा है और इसका संपादन है 1930 से 1920। हरिऔध ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा। हरिऔध क्या है? द्विवेदी युग के कालीन है। तो इन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की विरह व्यथा और केकई के संताप को साकेत में वाणी दी। जो इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, तो किन दो लोग को फोकस बनाकर लिखी गई है? उर्मिला और केकई। उन्होंने भारत भारती द्वारा देश भर में राष्ट्रीयता और देश प्रेम पर मर मिटने की भावना पैदा की। अंग्रेज सरकार ने भारत भारती को इसकी राष्ट्रता के कारण जब्त कर लिया था। जो इन्होंने भारत भारती लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने, ये राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी। तो अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया था? इसे जब्त कर लिया था। इस युग में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रजभाषा में उद्धव शतक की सरस काव्य रचना की। प्रकृति वर्णन का उद्धव शतक किसने लिखा है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन रहे हैं बीच में, मैंने पहले ही अंडरलाइन करे हुए हैं जो चीज़ मुझे लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने प्रकृति वर्णन की स्वतंत्र परंपरा विकसित हुई। नीति, आदर्श और सामाजिक सुधार की भावना को द्विवेदी युगीन कवियों ने सशक्त वाणी दी। हास्य व्यंग की भारतेंद्र युगीन परंपरा इस युग में भी आगे बढ़ी, यद्यपि उसमें पहले जैसे पैनापन नहीं रहा। ठीक है। इनने क्या करा? हास्य व्यंग की तो परंपरा को आगे रखा, लेकिन पहले जैसा पैनापन मतलब जैसे पहले भारतेंदु युग की जैसी बात नहीं रही। इस युग में प्रबंध और मुक्तक दोनों में काव्य रचना हुई। छंद की दृष्टि से हरिऔध ने संस्कृत के वाणिज्य छंदों का प्रयोग काव्य की नवीन दिशा दी। इस युग में मुक्तक और प्रबंध दोनों में ही रचनाएं की गई और हरिऔध ने संस्कृत में जो वाणिज्य छंद है उसका प्रयोग करके जो काव्य को क्या है एक नई दिशा प्रदान करी थी। उपलब्धियां और महत्व। द्विवेदी युग की उपलब्धियां क्या है? देखिए, द्विवेदी युग को डॉक्टर नागेंद्र ने राष्ट्रीय संस्कृत काव्य कहा है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय संस्कृत काव्य किसने कहा है द्विवेदी युग को? डॉक्टर नागेंद्र ने। राष्ट्र प्रेम और सामाजिक सुधारों के प्रति इस युग में विशेष बल दिया गया। खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा विशेष उपलब्धि है। इन सब के बावजूद द्विवेदी युग के कवियों को इतिवृत्तात्मक ही इसके पतन का कारण बनी, जिससे छायावाद का उदय हुआ। ठीक है। आप कवि और काव्य रचनाएं देखिए। नाथूराम शर्मा, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कान्य कुंज, अबला विलाप, काव्य मंजूषा। अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध, इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रवोसन, चुपते चौपते, वैदी वनवास। इनकी रचनाएं याद रखिएगा, सबके सब हरिऔध जी के। गया प्रसाद स्नेही, प्रेम पच्चीसी ध्यान रखिएगा, गया प्रसाद शुक्ल का है, प्रेमचंद का नहीं है। राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, इनके तो आपको सारे याद रखने हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, द्वापर और भी बहुत सारे हैं। मैं आपको बाद में आपको इसकी एक अलग से कवियों की रचनाओं के अलग से वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है। और जगन्नाथ रत्नाकर, उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, इनके भी याद रखिएगा। उद्धव शतक। राय देवी
प्रसादपूर्ण, स्वदेश कुंडल, मृत्युंजय, बसंत वियोग, रामचरितमानस, राष्ट्र भारती, देवदूत, रामचरित, चिंतामणि। ठीक है। द्विवेदी गुण की काव्य प्रवृत्तियाँ की थी। किन चीज़ों को लेकर इन्होंने अपने मतलब लेखन को आगे बढ़ाया? राष्ट्रीय भावना, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्याओं का निरूपण, अनुदित रचनाएं, काव्य रूपों की विविधता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, छंदों की विविधता। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे छायावाद। ठीक है। छायावाद के बाद पढ़ेंगे हम प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के पढ़ेंगे हम प्रयोगवाद, फिर पढ़ेंगे हम नई कविता, उसके बाद हम करेंगे थ्योरी बेसिस। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।